स्टार्टअप क्लासेस में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। आज का जो टॉपिक रहेगा वह ईंधन खनिज से रहेगा। हम इसमें पढ़ेंगे कोयला। कोयले को हम साधारण शब्दों में यूज़ करते हैं। अगर यही बात हम गोल्ड की बात करें, डायमंड की बात करें, तो इस शब्द को हम काफ़ी उत्कृष्ट रूप से हम इसका यूज़ करते हैं। और साधारण शब्दों में कोयले को हम निकृष्ट रूप में देखते हैं कि एक अपेक्षित रूप में देखते हैं कि भाई वो कोयले के समान दिखता है। मतलब हर तरह मुहावरे में या कहावतों में हम कोयले का यूज़ कर देते हैं। मगर हमको ये सोचने वाली बात भी है कि जो हीरा जो है वह कोयले से ही बनता है और उपयोगी हो जाता है हीरा, जबकि कोयले के कारण ही हमारा वर्तमान युग स्थापित है। 1750 में इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हुई थी और इस औद्योगिक क्रांति के पीछे एक संसाधन था कोयला। कोयला के कारण ही इस क्रांति को प्रश्रय मिला और धीरे धीरे यह वैज्ञानिकता की ओर बढ़ना शुरू हो गया। पूरे विश्व में कोयले की उपयोगिता काफ़ी अधिक मानी जाती है। कोयले के कारण ही तापीय विद्युत केंद्र में ऊर्जा प्राप्त किया जाता है और जो हमारी दैनिक गतिविधियां हैं वो इससे संचालित होती हैं। चाहे हम कंप्यूटर संबंधी काम करें, चाहे हमारे सुख सुविधाएं, फ्रिज हो, एसी हो, चाहे आप मेरे बीच जो वीडियो के जरिए संबंध बना हुआ है, ये भी ऊर्जा के कारण ही हमसे कैसे हुआ। आखिर हमको जो कोयला प्राप्त होता है आखिर कैसे बना, इस संदर्भ में जो भी जानकारी हमको काफ़ी इंटरेस्टिंग करता है कि आखिर क्या हुआ होगा कि कोयला हमको प्राप्त होता है ज़मीन के नीचे से। तो कोयले का जो जन्म है गोंडवाना कल्प में हुआ था। मान लीजिए हमारी जो पृथ्वी की जो आयु है वह 4.5 अरब वर्ष है और पृथ्वी की जो उत्पत्ति है और वर्तमान संदर्भ के बीच जो गैप है हम इसको युगों में बांट लेते हैं, कल्प में बांट लेते हैं। तो वैसे ही गोंडवाना कल्प में कोयले का जन्म हुआ और एक टर्सरी युग में कोयले का एक प्रकार है एंथ्रेसाइट, सबसे उच्चतम किस्म का कोयला टर्सरी कल्प में मिलता है। आगे हम इसका उल्लेख करेंगे। यहाँ पर 2 समूह मिलते हैं, गोंडवाना समूह और टर्सरी समूह। आखिर जो कोयला जो है आखिर बना कैसे? आज से हजारों साल पहले वृक्ष पूरे घने जंगलों के रूप में रहे होंगे और अचानक किसी भौतिक या कुछ संचलन के जरिए ये जो जंगल थे, जो बड़े बड़े वृक्ष थे, ये जमीन के नीचे आ गए। परिणाम स्वरूप क्या हुआ? इन्हें ताप और दाब दोनों मिला। ये दबते चले गए धरातल के नीचे। वो धरातल के नीचे दबते जाने से क्या हुआ? इनको ऑक्सीजन नहीं मिला। मतलब ऑक्सीजन किसी भी वस्तु या किसी सामग्री को क्षरण करने के पीछे ऑक्सीजन का हाथ ज़्यादा होता है। इसका अंत हम देखते हैं कि जो पैकेट वाले जो चिप्स होते हैं, लेस चिप्स जो होते हैं, बच्चों को पसंद है, आपको भी पसंद होगा, मुझे भी पसंद है, ये ज़्यादातर फूले हुए रूप में हमको मिलते हैं। इसके अंदर नाइट्रोजन भरा जाता है जिससे चिप्स काफ़ी कुरकुरा रहे, फ्रेश रहे, वो ख़राब ना हो। तो वैसी धरातल के नीचे ऑक्सीजन की कमी होने के कारण ये जो लकड़ियाँ थी वह क्या हो गया? उनका भौतिक परिवर्तन हो गया, उसका रूपांतरण हो गया कोयले के रूप में। और जो ईंधन के रूप में इसका लकड़ियों का यूज़ करते हैं, क्योंकि ऊर्जा तो लकड़ियों में भी होती है। तो ये जो ताप और दाब मिलने से जो लकड़ी कोयला बन जाता है, तो कोयले में भी ऊर्जा काफ़ी अधिक होती है लकड़ियों की अपेक्षा। अगर आप सोचें कि इस छोटे से कोयले से आप क्या बना सकते हैं, एक आराम से 2 कप चाय बना सकते हैं। मतलब इतनी ऊर्जा होती है इस कोयले में। तो परिणाम स्वरूप क्या हुआ? दबने से ये दबते गए परत दर परत और हमें वर्तमान रूप में। चलिए कोयले के संदर्भ में जितनी बात करूँ उतनी कम लगेगी। हम टॉपिक में आते हैं। तो आज की जो टॉपिक है कोयला, कोयले के संदर्भ में हम देख लेते हैं कि कोयला जो टॉपिक है उस संदर्भ में भारत के संदर्भ में ही बात कर रहा हूँ कि भारत में कहाँ कहाँ पर कोयले मिलते हैं। मैंने भारत का डायग्राम बनाया है, भारत का नक्शा बनाया है और मैंने यहाँ पर कुछ फैक्ट लिखे हैं जो मैं आपको समझाऊंगा। पहला फैक्ट आता है कि भारत में जो संचित भंडार है कोयले का वह है 285 अरब टन। मतलब इतना अधिक संचित भंडार है, मगर ये 2050 के आसपास कोयला समाप्त हो जाएगा।
क्योंकि हम इसका अधिक से अधिक दोहन कर रहे हैं। वो परिणाम स्वरूप क्या होगा, 2050 के आसपास कोयला समाप्त हो जाएगा। मगर बहुत सारे वैज्ञानिक आविष्कार हो रहे हैं हमसे, क्योंकि हमारे आसपास तो ऊर्जा ही है कि उस समय तक हमारे वैज्ञानिकों के द्वारा बहुत सारी खोजें भी हो जाएंगी। हम पूरी तरह से कोयले पर डिपेंड भी नहीं रहेंगे, हमारे पास बहुत सारे आविष्कार भी हो जाए रहेंगे। अब देखिएगा, और यहाँ पर दूसरा फैक्ट है, ताप विद्युत गृहों में 77% कोयले का उपयोग होता है। मतलब ये कि जितने भी ताप विद्युत केंद्र हैं उसमें 77% कोयले का उपयोग होता है। हम देखते हैं कि ताप विद्युत गृह में किस किस का यूज़ होगा, तो 3 ईंधन का यूज़ होगा। पहला तो कोयला का होगा, दूसरा होगा पेट्रोलियम का, और तीसरा होगा प्राकृतिक गैस का। तो ये ताप विद्युत केंद्र के अंतर्गत आते हैं। उसमें 77% व्यावसायिक खपत में कोयले का स्थान। इस शब्द का मीनिंग यही होगा कि हम जो यूज़ करते हैं विद्युत, उसका हम जो पेड करते हैं, पैसे देते हैं, ये व्यावसायिक में आ जाएगा। तो ये जो 67% है इसमें, मतलब हम जो घर में यूज़ कर रहे हैं बिजली, उसमें से 67% कोयले से बनता है। बाकी का जो परसेंट है ना, बाकी का जो 33% है वह पेट्रोल से या जल विद्युत से बनता होगा। ठीक है, अब देखते हैं कि कोयले समूह में कोयले पाए जाते हैं। पहला तो गोंडवाना कल्प की चट्टानों में पाए जाते हैं, और दूसरा टर्सरी चट्टानों में पाई जाती है कोयला। तो देखते हैं भारत के संदर्भ में देखें कि पूर्वी भारत में कोयला अधिक पाया जाता है, और जो भारत के संदर्भ में देखें तो अधिकांश गोंडवाना कल्प की चट्टानें, मतलब गोंडवाना कल्प की जो चट्टानों में कोयला अधिक पाया जाता है। ये हम देखें कि पूरे भारत में 96% जो कोयला है वह गोंडवाना कल्प की चट्टानों में पाया जाता है, और जो 99% जो उत्पादन है, सबसे अधिक उत्पादन हम गोंडवाना कल्प की चट्टानों में ही करते हैं। चट्टानों में जो कोयला हमें प्राप्त होता है, ये आज से 20 करोड़ वर्ष पूर्व का बना हुआ है। मतलब बोल सकते हैं कि कोयले का जन्म कब हुआ, तो हम बता सकते हैं कि आज से 20 करोड़ वर्ष पहले कोयला बना। किस युग में? कार्बोनिफेरस युग में बता सकते हैं। ठीक है, अगर हम गोंडवाना रेन की बात करें, गोंडवाना कल्प की बात करें, तो गोंडवाना कल्प में बिटुमिनस टाइप की कोयले अधिक पाए जाते हैं। तो हम देखते हैं कि नदी घाटी क्षेत्र में ये कोयले हमें प्राप्त होते हैं। नदी घाटी क्षेत्र देखिएगा, इंपॉर्टेंट है कि कोयले हमें, गोंडवाना से पूछ देता है कि हमको कोयला कहाँ, भारत के संदर्भ में कोयला कहाँ मिलता है, तो प्रायद्वीपीय पठार मिलता है। आंसर सही होगा। बता सकते हैं कि छोटा नागपुर के पठार के क्षेत्र मिलता है, आंसर सही होगा। पूर्वी भारत में मिलता है, आंसर सही होगा। नदी घाटी क्षेत्र जो पूर्वी भारत की ओर है वहां मिलता है, आंसर सही होगा। तो हम लोग देखते हैं कि जो पूर्वी भारत में कोयला हमें प्राप्त होता है, ये नदी घाटियों क्षेत्र के अंतर्गत मिलता है। हम देख रहे हैं यहाँ पर मैंने ब्लू लाइन से जो बनाया है, यह नदी घाटी है। ये जो दिख रहा है दामोदर नदी घाटी क्षेत्र, सोन नदी घाटी क्षेत्र, ब्राह्मणी नदी घाटी क्षेत्र, महानदी घाटी क्षेत्र, और एक और है वर्धा गोदावरी नदी घाटी क्षेत्र। जानना है कि गोंडवाना कल्प की जो कोयले हैं वह किस क्षेत्र, कितने नदी घाटियों में फैले हैं, तो 5 नदी घाटी क्षेत्रों में हमें कोयला मिलता है, कोयला प्राप्त होता है, और 5 नदी घाटियां ही ज्यादातर गोंडवाना कल्प की चट्टानों से बने हुए हैं। तो गोंडवाना कल्प की जो चट्टानों का समूह है, उसमें नदी घाटी में हमने देख लिया कि किस किस नदी घाटी क्षेत्र में कौन कौन सा स्थान फेमस के अंतर्गत 5 नदी घाटी क्षेत्र आते हैं। तो हम लोग देखते हैं, स्थान का नाम हमको याद करना होगा। ठीक है, तो पहला जो है दामोदर नदी घाटी क्षेत्र। दामोदर नदी घाटी क्षेत्र में यहाँ पर क्रम से हमको याद करना पड़ेगा। बोगी में झर गया, मतलब दामोदर नदी घाटी में कौन कौन से आते हैं, तो यहाँ पर हमको पहला, सबसे पश्चिम से पूर्व की बात करें तो बोकारो आता है। बोकारो के बाद आता है गिरिडीह, फिर आता है झरिया, फिर आता है रानीगंज। रानीगंज तो पश्चिम बंगाल में है। मगर हम ये चारों की बात करें तो ये झारखंड में महत्वपूर्ण कोयला क्षेत्र हैं बोकारो, गिरिडीह, झरिया, डाल्टनगंज। यहाँ पर सबसे अधिक झारखंड में कोयला किस क्षेत्र से प्राप्त होता है? झरिया से।
राज्य का सबसे बड़ा उत्खनन क्षेत्र है झरिया, जहाँ कोयला की झारखंड में महत्वपूर्ण कोयला उत्पादन क्षेत्र कौन कौन से हैं? बोकारो, गिरिडीह, झरिया और डाल्टनगंज, यहाँ पर कोयला मिलता है। और एक और है दामोदर नदी घाटी में, जो पश्चिम बंगाल में आता है, रानीगंज। रानीगंज जो कोयला क्षेत्र है वहाँ देश का सबसे अधिक कोयला उत्पादन होता है, 35%। मतलब भारत के संदर्भ में देखें कि भारत के संदर्भ में सबसे अधिक कोयले का उत्पादन किस क्षेत्र में होता है, तो रानीगंज। कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। किस कल्प का है? गोंडवाना कल्प का। भारत के प्रायद्वीपीय पठार या छोटा नागपुर के पठार में अवस्थित है यह रानीगंज। अब देखते हैं कि कोयला जो है मुख्यतः 4 राज्यों में, बोल सकते हैं 4 राज्यों में केंद्रित होता है। झारखंड में, पश्चिम बंगाल में, उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में। यहाँ पर कोयला अधिक मात्रा में प्राप्त होता है। अब देख लेते हैं सोन नदी घाटी क्षेत्र। सोन नदी घाटी क्षेत्र में मध्य प्रदेश में सुहागपुर और सिंगरौली, मध्य प्रदेश में सुहागपुर व सिंगरौली जो क्षेत्र है कोयले का उत्पादन क्षेत्र है। कोयला उत्खनन किया जाता है वहां पर। अब देख लें छत्तीसगढ़ की बात कर लें। ये छत्तीसगढ़ जो है यहाँ पर चिरमिरी, झिलमिरी, रामकोला, कुर्सिया, विश्रामपुर, ये छत्तीसगढ़ के महत्वपूर्ण कोयला उत्पादन क्षेत्र जहाँ कोयला का उत्खनन किया जाता है। तो वैसी खुले खदान के रूप की बात करें, सबसे बड़ा खुला खदान कहाँ है? कोरबा में, मुकुल घाट, ठीक है। और यंत्रीकृत, मतलब यंत्रीकृत मशीनों के द्वारा अंडरग्राउंड रूप से कहाँ उत्खनन किया जाता है? कोरबा में। तो हम देखते हैं छत्तीसगढ़ में ये महत्वपूर्ण है, चिरमिरी, झिलमिरी, रामकोला, विश्रामपुर, कुरसिया, कोरबा, यहाँ पर कोयला उत्खनन किया जाता है। अब देख लेते हैं कि यह गोदावरी वर्धा नदी घाटी क्षेत्र में महाराष्ट्र में बांदेर और कापटी, महाराष्ट्र में बांदेर व कापटी नामक क्षेत्र में कोयला प्राप्त होता है। यह किस नदी घाटी क्षेत्र में? वर्धा और गोदावरी नदी घाटी क्षेत्र में है। अब देखते हैं ये ब्राह्मणी नदी घाटी क्षेत्र में हमको दिख रहा है तालचेर। तालचेर उड़ीसा का एक महत्वपूर्ण कोयला खदान क्षेत्र है। तो इस प्रकार से 5 नदी घाटी क्षेत्र में कोयला उत्खनन किया जाता है। और 5 नदी घाटी क्षेत्र का संदर्भ गोंडवाना कल्प से है, गोंडवाना कल्प से है, ठीक है। हमने यहाँ पर यूज किया गोंडवाना कल्प। अगर हम बात कर लें युग की बात कर लें तो युग है 5, तो उसमें एक आता है कार्बोनिफेरस युग भी आता है। बात करें गोंडवाना कल्प के बारे में तो गोंडवाना कल्प में अधिकांश बिटुमिनस प्रकार का कोयला प्राप्त होता है। यह 5 नदी घाटी क्षेत्र से हमें प्राप्त होता है। यह भारत का तकरीबन 96% भंडारण क्षेत्र है और उत्पादन सबसे अधिक होता है 99%। छोटा नागपुर के पठार के आसपास का क्षेत्र पूरा गोंडवाना कल्प से संबंधित है। यहाँ पर अधिकांश बिटुमिनस प्रकार के कोयले पाए जाते हैं। टर्सरी कोयला, टर्सरी कोयला मतलब टर्सरी कल्प में प्राप्त होने वाला जो कोयला है, इस युग में या इस कल्प में हमें जो प्राप्त होता है कोयला अधिकांश क्या है? एंथ्रेसाइट कोयला। कोयले के भी 4 प्रकार होते हैं। कोयले के 4 प्रकार होते हैं, तो सबसे उत्तम किस्म का जो कोयला होता है उसको हम बोलते हैं एंथ्रेसाइट कोयला। एंथ्रेसाइट के बाद आता है बिटुमिनस कोयला, फिर लिग्नाइट और पीट। ये कोयले के प्रकार को पूछा जाता है, ट्रिक से याद कर सकते हैं A, B, है ना। अगर मैं बोलूं कि भाई हमारी हिंदी जो भाषा जो मैंने यहाँ पर जो लिखी है वो देवनागरी लिपि है ना, वैसे ही अंग्रेजी में हम लोग लिख रहे हैं AB लिपि। AB लिपि मतलब लिपि तो है, चलिए AB। तो हम कोयले के संदर्भ में प्रकार को याद करें तो A से एंथ्रेसाइट कोयला, B से बिटुमिनस कोयला, ली से लिग्नाइट कोयला और P से पीट कोयला। जो हम आगे पढ़ेंगे लोहा, लोहे के भी 4 प्रकार होते हैं। तो उसमें लोहे और कोयले में कन्फ्यूजन हो जाता है विद्यार्थियों को
तो यहाँ पर आप ट्रिक से याद कर सकते हैं कि कोयले की बात करेंगे तो कोयले में हम AB लिपि की बात करें। हम लोग बचपन में ज़्यादातर हमारा बचपन ऐसा बीता है कि कभी कभी हम कोयले से कुछ लिख देते थे दीवारों में, लिखने वाला काम करते हैं, कोयला लिखने वाला काम है, लिपि है तो AB लिपि, ठीक है। एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट कोयला प्राप्त होता है। तो ये एक और वर्ड आता है कोकिंग, कोकिंग कोयला या गैर कोकिंग कोयला। ये क्या होता है कोकिंग कोयला और गैर कुकिंग कोयला? नाम से स्पष्ट है भाई, कोई भी आप कुकिंग वाला काम कर रहे हो मतलब अधिक से अधिक क्या चाहिए आपको? ईंधन चाहिए, अधिक से अधिक आपको ऊर्जा चाहिए। तो वैसी कोकिंग कोयला होता है जिसमें नमी की मात्रा कम होती है और कार्बन ज़्यादा होता है, मतलब हमको अधिक से अधिक ऊष्मा मिलता है, अधिक से अधिक ताप मिलता है, तो कोकिंग कोयला होता है। ये कोकिंग कोयला जो है सबसे अच्छा क्या है, कहाँ पर मिलेगा भाई? ये बिटुमिनस या एंथ्रेसाइट में मिलता है। मगर भारत इसको क्या करता है? आयात भी करता है, ऑस्ट्रेलिया से मंगवाता है, चीन से मंगवाता है कोकिंग कोयला, जिसमें हमको अधिक से अधिक क्या मिले? स्टील के क्षेत्र में हम लोहे को पिघलाने का यूज़ कर रहे हैं, तो पिघलाने में हम किसका यूज़ करेंगे? कोकिंग कोयले का। अधिक ताप मिलेगा तभी तो पिघलेगा। तो कुकिंग कोयला जिसमें नमी की मात्रा कम और कार्बन की मात्रा अधिक होती है। और गैर कुकिंग कोयला में क्या होता है? नमी की मात्रा अधिक होती है और कार्बन की मात्रा कम होती है। जब भी जलाएं तो धुआं अधिक होता है। जैसे कि हम लिग्नाइट की बात करें तो ये गैर कुकिंग कोयला है। अब देखते हैं टर्सरी कल्प में कोयला। टर्सरी कल्प जो कल्प है उस समय हमको एंथ्रेसाइट कोयला क्यों मिलता है? काफ़ी कठोर कोयला क्यों मिलता है? क्योंकि टर्सरी युग में जो वृक्ष थे वो काफ़ी विशालकाय थे। आपने अवतार फिल्म तो देखा ही होगा। अवतार फिल्म जो हॉलीवुड फिल्म था जिसको ऑस्कर अवार्ड मिला है बहुत, तो अवतार फिल्म में हमने जब पिक्चर देखा तो उसमें जो बड़े बड़े विशालकाय वृक्ष जो थे, है ना, तो वैसे टर्सरी युग में भी विशालकाय वृक्ष रहे होंगे और वह क्या हो गए? नीचे दबते चले गए, ऑक्सीजन नहीं मिला और वो क्या हो गए? ज्यों थे त्यों ही वो चट्टान बन गए और वही कोयला बन गया। मतलब हमको देखते हैं कि भाई ये जो चट्टान भी बोल सकते हैं इसको, क्योंकि पत्थर के समान कठोर होता है कोयला। तो एंथ्रेसाइट कोयला के साथ ऐसी हो, जब इसको हम जलाएंगे तो ये धुआं नहीं निकलता क्योंकि 90% तक इसमें कार्बन की मात्रा होती है। तो हमने यहाँ पर कोयले के प्रकार को देख लेंगे कि भाई इसमें 80% अधिक होता है एंथ्रेसाइट में, या 60 से 70% के बीच कार्बन होता है बिटुमिनस में। ये लिग्नाइट में 50 के आसपास होता है और पीट होता है 50 से कम। तो इस प्रकार से पीट जो कोयला है घटिया किस्म का कोयला होता है और एंथ्रेसाइट सर्वश्रेष्ठ किस्म का कोयला होता है। तो यहाँ पर टर्सरी की बात कर रहे थे क्योंकि मेरे पास कोयले के संदर्भ में बहुत सारे तथ्य हैं, बहुत सारे बताने लायक। मुझे इन कोयले के संदर्भ में पढ़ाने में काफ़ी अच्छा लग रहा है और मुझे बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें आ जा रही हैं, मगर मुझे भी टॉपिक वाइज ही पढ़ाना है। एक्स्ट्रा बातें करूंगा तो क्लास भी आगे निकलता जाएगा, समय निकलेगा और आप लोग भी दूसरा वीडियो ओपन कर लेंगे। तो ये आता है टर्सरी के बारे में। टर्सरी के बारे में देखिए कि आज से 5.5 करोड़ वर्ष पहले, 5.5 करोड़ वर्ष पहले इसका निर्माण हुआ टर्सरी का। और हम देखते हैं कि ये कहाँ कहाँ है। तो जम्मू कश्मीर में कारगिल क्षेत्र में एंथ्रेसाइट कोयला पाया जाता है, कालाकोट में भी पाया जाता है। तो हमको याद करना है, इंपॉर्टेंट है, ये जगह का नाम याद करना है। हमने तो गोंडवाना का नाम याद कर लिया। गोंडवाना में नदी घाटी क्षेत्र 5 है, उस नदी घाटी क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन से स्थान है हमको याद कर लिए हैं। इसको आप नोट्स भी बनाते चलिए, नोट्स बनाएंगे और जो मैं बोल रहा हूँ वैसे ही आप लिखेंगे तो कम से कम बहुत जल्दी याद हो जाएगा आप लोगों को। और डायग्राम से बनाइएगा, ये चित्र जो बनाया हुआ है उस चित्र के आधार पर आप बनाइएगा, ठीक है। तो हम बात करें जम्मू कश्मीर की, कारगिल की बात कर लें। अगर मैं जम्मू कश्मीर की बात करूं तो कोई ये कारगिल है, वहां पर एंथ्रेसाइट कोयला मिलता है। कारगिल बहुत सुना हुआ नाम है क्योंकि भारत और पाकिस्तान के बीच 1999 के आसपास युद्ध हुआ था, कारगिल में ही युद्ध हुआ था। तो कारगिल में एंथ्रेसाइट कोयला मिलता है और कालाकोट में, जम्मू कश्मीर के 2 क्षेत्र हैं कारगिल और कालाकोट, यहाँ पर एंथ्रेसाइट किस्म के कोयले प्राप्त होते हैं। अब आता है मेघालय।
मेघालय में चेरापूंजी और लागरिन, चेरापूंजी भाई वहाँ वर्षा अधिक होता है और कोयला भी मिल रहा है वहाँ, है ना। लागरिन। असम में नजीरा और माकुम, ये जो क्षेत्र है नजीरा और माकुम एग्जाम में पूछे गए हैं कि नजीरा और माकुम कोयले उत्पादन क्षेत्र में किस राज्य में है, तो असम में। तो ये कहाँ है, मेघालय और असम और तमिलनाडु में जो हमको मिल रहा है वह कोयला लिग्नाइट प्रकार का कोयला है। फिर आता है तमिलनाडु। तमिलनाडु में भी लिग्नाइट प्रकार का कोयला प्राप्त होता है, या नेवेली में बोल सकते हैं। मतलब भारत में बात करें सबसे ज्यादा लिग्नाइट कोयला का भंडार कहाँ है, तमिलनाडु में, नेवेली में। ये किस कल्प का है, टर्सरी कल्प का। मतलब पूर्वी भारत में जो हमको मिल रहा है, ये प्रायद्वीपीय पठार में जो मिल रहा है वो पूरा पूरा क्या है, गोंडवाना कल्प का चट्टान है, मतलब कोयला है। छोटा नागपुर के पठार के आसपास जितने भी हमको मिल रहे हैं कोयला क्षेत्र, कोयला उत्पादन क्षेत्र, सब के सब गोंडवाना कल्प के चट्टान। और इसके अलावा हम बात करें उत्तर की, दक्षिण की और पूर्वोत्तर की बात करें तो यहाँ पर हमको टर्सरी युग की कोयले क्षेत्र मिलते हैं। अब बात करें बरकला, केरल में भी प्राप्त हो रहा है। केरल मतलब देख लीजिए यहाँ पर बरकला क्षेत्र में लिग्नाइट कोयला पाया जाता है और ये टर्सरी कल्प का है। उमसार गुजरात में है और नागचिक नाम अच्छा है, नागचिक नागरिक नाम है सर, बोल रहे ना। तो अरुणाचल प्रदेश में है। ये प्रश्न पूछ चुका, आईएएस एग्जाम में पूछा था ये कि बरकला, उमसार और नागचिक नाम, इसका क्या था, सूची बनाइए, जोड़ी बनाइए, इस तरह से दिया था प्रश्न। तो इसको याद कर लीजिएगा, बरकला, नागचिक राम और उमसार, ये जो केरल, गुजरात, अरुणाचल प्रदेश में मिलता है कोयला। तो ये टर्सरी कल्प की कोयला है। तो हमको याद करना है कि सबसे उत्तम किस्म का कोयला जम्मू कश्मीर के कारगिल वह कालाकोट में मिलता है, एंथ्रेसाइट किस्म का कोयला। अब देखते हैं आधुनिक तरीके से कोयला निकालने का कार्य रानीगंज में किया जा रहा है। मतलब भारत में एक ऐसा कोयला उत्खनन क्षेत्र जहां पर आधुनिक ढंग से किया जा रहा है, वह इंडिया में फर्स्ट है, रानीगंज। और यह 35% उत्पादन करता है कोयले का भारत के। एक बार इसको एक झलक रूप में देख सकते हैं कि कोयला दो समूह में पाया जाता है, गोंडवाना कल्प की चट्टानों में और टर्सरी कल्प की चट्टानों में। गोंडवाना कल्प की चट्टानें भारत के पूर्वी क्षेत्र में है, 5 नदी घाटी क्षेत्र में है, दामोदर नदी घाटी क्षेत्र, सोन नदी घाटी क्षेत्र, ब्राह्मणी नदी घाटी क्षेत्र, महानदी घाटी क्षेत्र, गोदावरी नदी घाटी क्षेत्र। 5 नदी घाटी क्षेत्र में कोयला प्राप्त होता है गोंडवाना कल्प में। टोटल 96% भंडार है पूरा भारत के संदर्भ में बात करें, और उत्पादन होता है 99%। मतलब हमको अधिक से अधिक हम जो ताप विद्युत केंद्रों में कोयला जो प्राप्त करते हैं वो गोंडवाना कल्प की चट्टानों से प्राप्त करते हैं। अब देख लेते हैं टर्सरी कल्प की। बताएं टर्सरी कल्प में देखा कि काफी उत्तम किस्म के कोयला प्राप्त होते हैं। जम्मू कश्मीर में कालाकोट और कारगिल में एंथ्रेसाइट कोयला मिलता है। मेघालय, असम, तमिलनाडु, केरल, गुजरात, अरुणाचल प्रदेश में लिग्नाइट प्रकार का कोयला मिलता है। मगर तमिलनाडु के नवेली में सबसे ज्यादा भारत का लिग्नाइट कोयला पाया जाता है। ठीक है, तमिलनाडु में। हमने इस प्रकार से एक डायग्राम से हम समझे हैं, इसको एक बार जरूर देख लीजिएगा। हम देख लेते हैं भंडारण के क्षेत्र में देख लें तो झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़। ठीक है, यहां पर पहला क्रम है झारखंड का, दूसरा क्रम है उड़ीसा का, तीसरा क्रम है छत्तीसगढ़ का। भंडारण के क्षेत्र में भारत में सबसे ज्यादा कोयले का भंडार किस राज्य में है, तो झारखंड में। भारत में सबसे ज्यादा कोयले की खदान या कोयले की खान कहाँ है, तो झारखंड में। इस तरह से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो ये उत्पादन क्षेत्र की बात कर लें। उत्पादन क्षेत्र क्या प्रतिवर्ष चेंज होता है। अभी छत्तीसगढ़ तीसरे पोजीशन में है, पहला पोजीशन में है उड़ीसा, दूसरा में झारखंड, तीसरा में छत्तीसगढ़। मगर पिछले वर्ष ही क्या था, झारखंड पहला था, दूसरा उड़ीसा, तीसरा छत्तीसगढ़। तो ये उत्पादन हमेशा चेंज होता रहता है ना, प्रतिवर्ष के आधार पर। मगर आपको भंडारण को याद करना पड़ेगा। भंडारण के रूप में देख सकते हैं कि भाई झारखंड पहला, दूसरा उड़ीसा, तीसरा छत्तीसगढ़। तो इस प्रकार से कोयले का हम अध्ययन किए। कोयले के संदर्भ में हमने देखा कि कोयला हमको साधारण शब्द लगता है मगर है नहीं।
क्योंकि कोयले के जरिए ही हम अपने वर्तमान युग को खड़ा किए हैं। कोयले के दम पर ही हम विकसित